इस पर क्या फैसला लेती है। इस वक्त की बड़ी खबर कोरोना के कहर से जुड़ी हुई। 24 घंटे में इस साल कोरोना के नए मामलों की सबसे बड़ी संख्या सामने आई है। एक दिन में देश में कोरोना के 93,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं। इतना ही नहीं, 24 घंटे में आए मौत के आंकड़े भी काफी डराने वाले हैं। एक दिन में ही कोरोना से कुल मिलाकर 513 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी है और एक के बाद एक ये आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। कई राज्यों में सख्ती भी बढ़ती जा रही है। मौत का आंकड़ा 24 घंटे में 513 तक पहुंच गया है। जैसे ही लोगों को पता चला कि अब वैक्सीन आ गई है, लगनी शुरू हो गई है, माना यह जा रहा है कि इसके बाद लोगों ने लापरवाही बरतनी ज्यादा शुरू कर दी। और क्या यही एक बड़ी वजह भी है कोरोना के लगातार फैलने की? देश के अलग अलग इलाकों में मौजूद हैं हमारे सहयोगी, इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। दिल्ली में मौजूद हैं हमारे सहयोगी रवि सिंह, आनंद तिवारी सरायकाले खां में दिल्ली के इलाके में मौजूद हैं, दिवाकर सिंह दादर में मौजूद हैं, मुंबई के उस इलाके में। लेकिन रवि, जो सबसे अहम बात है कि आखिर मौत का यह आंकड़ा इतनी बड़ी तादाद में एक बार फिर बढ़ता क्यों दिखाई दे रहा है? क्या आधिकारिक तौर पर इसकी राय और जवाब सरकार की ओर से? मौत के आंकड़े के पीछे कहीं न कहीं जो क्लिनिकल मैनेजमेंट है, जो अस्पतालों में इलाज है, और खास करके ये भी देखा गया है कि जब केसेस में कमी आई तो उसके बाद जो अस्पताल, जो नर्सिंग होम कोविड में डेडिकेटेड किए गए थे और सिर्फ वहां पर कोरोना से ही जुड़े इलाज को प्रायोरिटी दी जा रही थी, वो सामान्य अस्पतालों में तब्दील हो गए थे। अब वही बैक टू बेसिक की तरफ जाना पड़ रहा है तमाम राज्यों को और केंद्र सरकार को, क्योंकि अस्पतालों में क्लिनिकल मैनेजमेंट भी बेहद जरूरी है। क्लिनिकल मैनेजमेंट का मतलब यह है कि जो लोग संक्रमित होते हैं, जो अस्पतालों में एडमिट होते हैं, उनका इलाज किस तरीके से किया जाए, उनकी जान कैसे बचाई जाए, ये तमाम चीजें उसमें आता है। और केंद्र सरकार की तरफ से भी कहा गया है इस दिशा में भी राज्यों को काम करने की जरूरत है और कोविड डेडिकेटेड अस्पताल एक बार फिर चिन्हित करने की जरूरत है, जिससे कि अगर कोई संक्रमित हो भी जाता है और अस्पताल में उसको भर्ती कराने की नौबत आती है, केंद्र ने ये दिशा निर्देश राज्यों को भी दे दिए हैं कि अगर आपको जरूरत महसूस होती है तो आप इस दिशा में सही और सख्त कदम उठा सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत की खबर महाराष्ट्र से आ रही है, क्योंकि देश भर में कोरोना के जितने नए मामले सामने निकल कर आते हैं, आधे से ज्यादा तो अकेले महाराष्ट्र से होते हैं और इसीलिए रफ्तार सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में देखी जा रही है। कई जिले महाराष्ट्र के इसमें शामिल हैं, लेकिन मुंबई में सबसे ज्यादा डराने वाला आंकड़ा, और यह तस्वीर भी मुंबई के दादर सब्जी मंडी की है, क्योंकि मुंबई में मरने वालों का आंकड़ा भी दिन ब दिन तेजी से बढ़ रहा है। लोग लापरवाही पर लापरवाही बरतते दिखाई दे रहे हैं। दादर सब्जी मंडी में तो सबसे ज्यादा भीड़ सुबह सुबह ही नजर आने लगती है और ऐसे में कई लोग बगैर मास्क के नजर आते हैं, तो कुछ लोगों को हिदायत देने पर वो अजीबो गरीब दलीलें भी देते हैं। मुंबई सहित महाराष्ट्र में लॉकडाउन होगा या मिनी लॉकडाउन होगा, इस पर सस्पेंस बरकरार है। लेकिन शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने जो इशारा दिया कि पूर्ण लॉकडाउन महाराष्ट्र में लगाया जा सकता है, उस चेतावनी के बावजूद भी स्थिति जो है वो सुधरने का नाम नहीं ले रही है। दादर की तस्वीर उसी तरह है जिस तरह हर रोज सामने आती है। आप देखिए कि किस तरह की भीड़ यहाँ पर आपको नजर आ रही है और साथ ही साथ इस भीड़ में किस तरह से कोविड नियमों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। सबसे अहम चीज़ कि इस भीड़ के बीच सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होती है और सोशल डिस्टेंसिंग ना होने के चलते कोरोना के संक्रमण के फैलने का खतरा बहुत ज़्यादा रहता है। तो ऐसे में अब सोचने वाली बात प्रशासन की है, क्योंकि तमाम तस्वीरें जो इस तरह से नज़र आती हैं वो कहीं ना कहीं ये यही बताती हैं कि बीएमसी की लापरवाही है। बीएमसी इस पर ध्यान नहीं देती है। मुख्यमंत्री ने चेतावनी भी शुक्रवार को दी कि लोग अगर नहीं मानेंगे तो पूर्ण लॉकडाउन करना पड़ सकता है मुंबई सहित महाराष्ट्र में। तो देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह की तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं, चेतावनी के बावजूद आज या कल में महाराष्ट्र सरकार इस पर क्या फैसला लेती है। कैमरामैन दिग्विजय के साथ दिवाकर सिंह, न्यूज 18 इंडिया, मुंबई। सुबह सुबह ही मार्केट में भीड़ भाड़, और दिवाकर सिंह हमारे सहयोगी मुंबई में मौजूद हैं। दिवाकर, अगर मुख्यमंत्री ये कह चुके हैं कि लॉकडाउन की संभावनाओं से अभी इनकार नहीं किया जा सकता, ये संभावनाएं खत्म नहीं हुई है, क्या लॉकडाउन के डर की वजह से कुछ संभले हैं लोग? क्या आप देख पा रहे हैं दादर इलाके में?
देखिए प्रशांत, तस्वीरें ये बता देती हैं कि लोग सुनने के लिए तैयार नहीं हैं और जो नियम कानूनों का पालन कराने की जिम्मेदारी जिस बीएमसी के लोगों को और मुंबई पुलिस के लोगों को दी गई है वो यहाँ से नाराज रहते हैं। मैं फिर से तस्वीरें आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कि किस तरह से तस्वीरें हैं। अभी भी अगर देखें तो 11:15 का वक्त है और इस टाइम भी जो है काफ़ी भीड़ आपको मार्केट में नजर आएगी। और ये भीड़ क्यों है? क्योंकि ये मार्केट बीएमसी लगवाती है और खुद जब सीएम ये बात कह रहा है कि भीड़ को टाला जाए, लोगों से नियमों का पालन करवाया जाए और ये जिम्मेदारी बीएमसी की है कि अगर यहाँ पर मार्केट वो लगवा रही है तो उसमें कोरोना नियमों का पालन कहाँ हो रहा है उसको ये देखना होगा। और सबसे अहम चीज 3000 बेड जो है प्रशांत ने बीएमसी ने जरूर आज बढ़ाए हैं, उसका ऐलान किया है, लेकिन कोरोना के मामले जहां से बढ़ रहे हैं वहां पर कदम क्यों नहीं उठाए जाते, सख्ती क्यों नहीं की जाती है? मैं तस्वीरें फिर से दिखाता हूं, सख्ती क्यों नहीं की जाती है? जो भीड़ है उसके बीच सोशल डिस्टेंसिंग की जाए, सोशल डिस्टेंसिंग और कोरोना नियमों का पालन करते हुए लोग व्यापार करें। इसको लेकर अब बीएमसी और मुंबई पुलिस को सोचना होगा। पुलिस की गाड़ी यहाँ जरूर आती है लेकिन कार्रवाई करने के लिए नहीं बल्कि सब्जी लेने के लिए। तो साफ तौर पर यहाँ पर जो प्रशासन की सख्ती होनी चाहिए वो सख्ती बिल्कुल नहीं है। दिवाकर, ये बड़े सवाल हैं जो आप खड़े कर रहे हैं इन तस्वीरों के जरिए भी कि जिन पर ये जिम्मेदारी है वो भी अपनी जिम्मेदारी निभाएं और जिन्हें सख्ती बरतनी है वो भी कोताही ना करें, क्योंकि कई और तस्वीरें मुंबई से आ रही है। मुंबई में भले ही कोरोना के मरीज रोजाना बढ़ते चले जा रहे हों लेकिन लोग लापरवाही पर लापरवाही बरत रहे हैं। किस कदर? शिवाजी पार्क की ये तस्वीरें आप देख लीजिए। मुंबई के दादर में मौजूद है शिवाजी पार्क, मशहूर मैदान जहां बड़ी तादाद में लोग खेलने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन कोरोना नियमों की धज्जियां भी कैसे जमकर उड़ाई जा रही है ये देखकर समझा जा सकता है। जिस तेजी से ये बॉल फेंकते नजर आ रहे हैं, चौके छक्के लगा रहे हैं, उसी तेजी से कोरोना नियमों की धज्जियां भी उड़ाई जा रही है, जबकि इनकी अपनी जिम्मेदारी है जो इनकी अपनी जान के लिए, इनके घर परिवार और समाज के लिए बेहद जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है, लेकिन सिर्फ शिवाजी पार्क की यह तस्वीर नहीं, जो देश की आर्थिक राजधानी है, बल्कि देश की राजधानी दिल्ली में भी कई जगह इसी तरह की लापरवाही देखी जा रही है। आनंद तिवारी हमारे सहयोगी दिल्ली में ही एक ऐसी जगह पर मौजूद हैं। आनंद, कई जगह तो लोग बाकायदा नियमों का पालन करते दिखाई देते हैं, कई जगह सरेआम धज्जियां उड़ाई जाती है, क्यों आखिर इस तरह का फर्क आप देख पाए? जी देखिए प्रशांत, कल जिस तरह से हमने कनॉट प्लेस की तस्वीर दिखाई थी वहां पर लोग मास्क लगाए हुए थे, लेकिन निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर मिली जुली तस्वीरें हमें देखने को मिल रही हैं। कैमरा देख के कई लोग मास्क लगा लेते हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हमें नजर आए जो मास्क लगाए हुए यहाँ पर नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम ऑटो वाले हैं वो मास्क लगाए हुए हैं और यहाँ पर जो कुली हैं वो भी यहाँ पर मास्क लगाए हुए हैं, अधिकतर आप देख रहे हैं, लेकिन कुछ जो बिना मास्क के भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और ये सबसे व्यस्ततम रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड भी है, सराय काले खां निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। यहाँ पर तमाम शहरों से जो लोग हैं, अलग अलग राज्यों से, वो दिल्ली आते हैं और दिल्ली से बाहर जाते हैं। लेकिन जिस तरह से सरकार प्रशासन लगातार अपील कर रहा है लोगों से कि वो चालान काटने की बजाय कानून का पालन करे, कोविड गाइडलाइन का पालन करे, ताकि 2000 के चालान से बच सके। और यहाँ पर कुछ लोगों से बात भी करते हैं, कई पैसेंजर आते हैं, मास्क लगाते हैं कि नहीं लगाते? आप तो लगाए हुए हैं। जी सर, आज कुछ लगाते हैं, कुछ नहीं भी नहीं लगाते हैं। तो चालान फिर भरना पड़ता है उनको? जी भरना पड़ता है उनको, वो तो जायज बात है, भरना पड़ेगा उनको। और आप ऑटो में बैठाते तो बोलते हैं कि मास्क लगा के बैठिए? जी हम तो आप बोलते हैं हर सवारी जगह सावधान रहे, सुरक्षित रहे। सरकार की बात मानना चाहिए। जी बिल्कुल मानना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर देखिए प्रशांत, और तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। कई पैसेंजर जो हैं वो अभी ट्रेन से यहाँ पर उतरे हैं, लेकिन तमाम लोगों ने यहाँ पर मास्क लगाए हुए हैं। कुछ लोग कैमरा देख के मास्क लगा लेते हैं। तो अभी लोगों को और जागरूक करने की जरूरत है और लोगों को खुद ये समझना होगा कि जिस तरह से महामारी और एक बार फिर से पैर पसार रही है, तो अपना बचाव खुद करें, कम से कम मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और ये नियमों का पालन खुद अपनी ही परवाह करते हुए भी करें तो भी बेहतर होगा। लेकिन जो सबसे अहम बात है वो ये कि सिर्फ मुंबई और दिल्ली में ही इस तरह के मामले नहीं बढ़ रहे, कई और राज्यों में भी कोरोना के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी ऐसा ही देखा जा रहा है, जहां पिछले 24 घंटे में 5818 कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं। खास बात यह कि 24 घंटे में ही छत्तीसगढ़ में 31 लोगों ने कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा दी है। सिर्फ अकेले रायपुर में ही, जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है, 24 घंटे में 2287 कोरोना के मरीज पाए गए हैं और रायपुर में 9 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में तो कोरोना केस बढ़ते देख यहां आखिरकार 6 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक के लॉकडाउन लगाने का भी फैसला लिया गया है। लेकिन अब राज्यों ने जो कदम उठाए हैं वो आखिर नाकाफी क्यों हैं? रवि सिंह हमारे सहयोगी दिल्ली में मौजूद हैं। रवि,
जब राज्यों में इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, कई जगह लापरवाही है, सख्ती के बावजूद मामले आगे बढ़ रहे हैं, केंद्र कैसे इसे देख रहा है? आगे की आखिर क्या रणनीति हो सभी राज्यों के लिए? सभी राज्यों के लिए दो तीन जो उनके पास ऑप्शन है। पहला तो यह है कि जो कोविड को लेकर गाइडलाइन तय की गई थी केंद्र सरकार की तरफ से, उसको सख्ती से पालन कराया जाए, पब्लिक को अवेयर किया जाए और तमाम ऐसे लोग जो मानिंद लोग हैं उनको इसमें शामिल किया जाए, और क्योंकि उनकी बात लोग मानते हैं, चाहे नेता हो, अभिनेता हो, जो लोग भी हों, तो उनको शामिल कराया जाए, जागरूकता अभियान चलाया जाए। इसके अलावा अगर उसके बावजूद नहीं मानते हैं तो सख्ती दिखाई जाए, जुर्माना उन पर ठोका जाए, और ये तमाम चीजें हैं। और दूसरी बात यह है, क्लिनिकल मैनेजमेंट के लिए भी डायरेक्शन दिया गया है। वैक्सीनेशन की संख्या लगातार ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की बात की गई है, और यही वजह है कि 45 से ऊपर के लोगों को अब उस कैटेगरी में भी शामिल किया गया था। 1 तारीख से ही तमाम लोगों को वैक्सीन दी जा रही है, और इसकी संख्या भी लगातार 20 से 30 और यहां तक कि 36 लाख तक भी पहुंची थी, और 50 लाख तक रोजाना वैक्सीन लगाने के लिए केंद्र सरकार का अभी फिलहाल का टारगेट है, और वो टारगेट जल्द ही पूरा होने वाला है। और ये दावा भी केंद्र की ओर से किया जा रहा है, लेकिन दिशा निर्देश राज्यों के लिए भी हैं। और इसी कड़ी में कई ऐसे राज्य जहां मामले लगातार बढ़ रहे हैं और कई घटनाएं तो अजीबोगरीब है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव से एक ऐसी ही घटना सामने आई जहां एक जनसभा में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ा दी गई। उत्तर प्रदेश जिला पंचायत प्रत्याशी बीजेपी नेता आनंद अवस्थी की जनसभा में कोरोना नियम ताक पर रख दिया गया। जनसभा में आनंद अवस्थी, उनके साथ ही पहुंचे विधायक पंकज गुप्ता भी, लेकिन ये खुद बगैर मास्क के नजर आए। और इतना ही नहीं, बगैर अनुमति के सैकड़ों गाड़ियों का काफिला भी इनके इस कार्यक्रम में नजर आया और जमकर कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाई गई। ज्यादातर लोग बगैर मास्क के नजर आए, और इसी तरह की घटनाएं कोरोना को बढ़ाने में मददगार साबित हो रही है, और इसीलिए सख्ती की बात कही जा रही है। लेकिन यह उत्तर प्रदेश के एक इलाके की तस्वीर है, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत महाराष्ट्र में निकलकर आ रही है। दिवाकर सिंह हमारे सहयोगी हमसे सीधे जुड़े हुए हैं मुंबई में। दिवाकर, हम देश भर की अलग अलग तस्वीरें भी दर्शकों को दिखा रहे हैं, किस किस तरह की लापरवाही हो रही है। जहां आप मौजूद हैं, क्या वहां लोग ये मानते हैं कि उनकी अपनी लापरवाही भी एक बड़ी वजह है कोरोना बढ़ने के लिए? देखिए, साफ तौर पर ये कोई बात मानने को तैयार नहीं। उनका कहना है कि देश के अन्य राज्यों में भीड़ हो रही, वहाँ पर सवाल क्यों नहीं खड़े किए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैं फिर से तस्वीर आपको दिखाता हूँ। ये तस्वीर फिर से देखिए आप, ये तस्वीरें हैं, यही चिंता पैदा करती हैं। तमाम जो लोग हैं, आप देखिए, आते हैं यहाँ पर, सोशल डिस्टेंसिंग का सबसे खास बात है कि सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर पालन नहीं करते हैं, और यही वजह है कि जो कोरोना के मामले हैं। प्रशांत, इसी दादर की सब्जी मंडी में 7 हॉकर्स कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे कुछ दिन पहले, और उसके सोचिए कि उन हॉकर्स के संपर्क में कितने लोग आए होंगे, फिर उनके संपर्क में कितने लोग आए होंगे, जो एक चेन बनती चली गई। उसके चलते मुंबई में आज हालत यह है कि 9000 से ज़्यादा मामले 24 घंटे में दर्ज किए गए हैं, और हर दिन ये मामले बढ़ रहे हैं। और सबसे अहम चीज़ ये कि बीएमसी बेड्स तो बढ़ा रही, लेकिन जहां सख्ती करनी चाहिए प्रशांत, यहां पर सख्ती होनी चाहिए। देखिए, ना ही कोई बीएमसी का आपको नजर आएगा, ना मुंबई पुलिस का नजर आएगा। तो ये जो धड़ल्ले से लोग हैं, वो बेफिक्र होकर जो है यहाँ पर खरीदारी करते हैं, इसका ध्यान नहीं रखते कि जो वो खरीदारी कर रहे हैं वो भीड़ में उनके लिए उनकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है। तो ऐसे में ये तस्वीरें जो है आपको बताने के लिए काफी हैं कि महाराष्ट्र और मुंबई में हालात क्यों खराब हो रहे हैं। और इस समय, मौजूदा समय में अगर देखें तो महाराष्ट्र और दिवाकर, ये तस्वीर ये भी दर्शाती है कि दोनों ही तरफ से जिम्मेदारियां हैं, सख्ती से नियमों का पालन हो और लोग अपनी जिम्मेदारी खुद भी समझें, क्योंकि मामले अब सिर्फ एक राज्य तक सीमित नहीं है, ये और राज्यों तक फैलते चले जा रहे हैं। और पंजाब में भी इसी तरह के हालात देखे जा रहे हैं। कोरोना के मामले पंजाब में तेजी से बढ़ रहे हैं और राज्य की हालत अब और गंभीर होती चली जा रही है। एक दिन के भीतर ही पंजाब में कोरोना की वजह से 49 लोगों ने अपनी जान तक गंवा दी है। 2705 लोग नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं 24 घंटे के भीतर। पंजाब में अब तक इस महामारी की वजह से 7032 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। इसी वजह से राज्य के 11 जिलों में नाइट कर्फ्यू तक लगा दिया गया है। लेकिन पंजाब में फिर भी कई जगहों पर लोगों की भारी लापरवाही देखने को मिल रही है। पंजाब में भी लापरवाही, लेकिन कई और ऐसे राज्य हैं जो इससे प्रभावित हो रहे हैं। और कई अलग अलग राज्यों से जिस रेलवे स्टेशन पर लोग पहुंचते हैं, दिल्ली का हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, जहां आनंद तिवारी हमारे सहयोगी मौजूद हैं इस वक्त। आनंद,
कई राज्यों से, देश दुनिया से लोग यहां पर पहुंचते हैं। क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? क्या लोगों की लापरवाही एक बड़ी वजह है? लोग इस बात को खुद कबूल करने तैयार हैं? जी देखिए प्रशांत, सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। अभी अभी कोई ट्रेन आई है और भारी तादाद में जो पैसेंजर्स हैं वो रेलवे स्टेशन से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन देखिए कुछ लोगों ने मास्क नीचे कर रखे हैं। इन्हीं सज्जन से पूछते हैं, भाई साहब, सर ये मास्क लगाने की सरकार अपील कर रही है, आपको लगता है कि आपका ही नुकसान है इसमें नहीं लगाएंगे तो? भैया क्या बताएं, इससे क्या होगा बताओ मास्क लगाने से? कोरोना फैल रहा है, सरकार बोल रही है इससे बचाव इससे रहेगा। रुक जाएगा, इससे रुक जाएगा, पूछ रहे हैं। सर बिल्कुल रुकेगा, कुछ तो सुरक्षित रहेंगे आप। तो लगा रहे हैं लोग। तो देखिए प्रशांत, यहाँ पर लोगों की अपनी अपनी दलील भी होती है। जाहिर तौर पर लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा। और देखिए ये तस्वीर दिखा रहे हैं, यहाँ पर और भी कई युवा है, उनसे बात करते हैं। सरकार लगातार अपील कर रही है मास्क लगा के रखें। आपको लगता है कि ये लोगों के लिए फायदेमंद है? यस सर, आप मास्क लगा के रखें और सैनिटाइजर वगैरह साथ में रखें, यही कर सकते हैं। बाकी तो अब गैदरिंग्स तो थोड़ी बहुत होंगी। आप कहाँ से आए अभी? हम लोग बांदा से आए हैं। बांदा से? हाँ, उत्तर प्रदेश। ट्रेन में लोग लगा रहे हैं मास्क अंदर? हाँ, सब लोग फॉलो कर रहे हैं। फॉलो कर रहे हैं जी। तो देखिए प्रशांत, यहाँ पर ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर अलग अलग शहरों से, राज्यों से लोग आए हैं। अभी एक ट्रेन आई है और लोगों का कहना है कि मास्क जरूर लगाना चाहिए, लेकिन लोगों को सफर तो करना है क्योंकि अलग अलग जगह जरूरत कामों से लोगों को बिल्कुल आनंद। और गतिविधियां अब तेज हुई है अनलॉक के बाद में, लेकिन अब इस दौर में भी सबसे ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि लोगों के कांटेक्ट में लोग ज्यादा आ रहे हैं। और असर यह हो रहा है कि कई राज्यों में कोरोना के मामले भी बढ़ते चले जा रहे हैं। राजस्थान भी उन्हीं में से एक है, जहां कोरोना के 1665 नए मरीज पिछले 24 घंटे में सामने आए। सरकार की सख्ती के बाद भी लापरवाही की वजह से कोरोना के मामले फिर एक बार तेजी से राजस्थान में फैल रहे हैं। अकेले जयपुर की बात करें तो एक दिन में ही 367 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। और इसके बाद पूरे राजस्थान में एक्टिव मरीजों की संख्या भी 11,738 तक पहुंच गई है, जबकि एक दिन में ही 3 लोगों की कोरोना की वजह से जयपुर में मौत भी हुई है। लेकिन कई ऐसे और राज्य हैं जहां इसी तरह से कोरोना के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं, और महाराष्ट्र उनमें से एक है। दिवाकर सिंह हमारे सहयोगी दादर में मौजूद हैं। दिवाकर, क्या अब हमारी खबर का कोई असर होता दिखाई दे रहा है? जब हम बता रहे हैं कि लापरवाही हो रही है, सख्ती नहीं बरती जा रही है, प्रशासन के लोग, पुलिस महकमे के लोग मौजूद नहीं है कानून का पालन करवाने के लिए, क्या कोई बदलाव देख पा रहे हैं आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हुए? देखिए प्रशांत, खबर दिखाए जाने के बाद मुंबई पुलिस की एक टीम यहाँ पहुंची है और जिन लोगों ने मास्क नहीं लगाया हुआ है उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। मैं आपको तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश करता हूँ, मैं आपको तस्वीरें भी दिखाता हूँ। बस जस्ट मैं पहुँचने वाला हूँ यहाँ पे। ये देखिए पुलिस की टीम है, पुलिस की टीम यहाँ से जा रही है। पुलिस की टीम, सर 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 सर, अब ये कार्रवाई सुबह क्यों नहीं की जाती? जब ये आप जो अभी कार्रवाई कर रहे हैं विदाउट मास्क की, जब भीड़ होती है क्यों नहीं की जाती? जब भीड़ रहती है, जब मास्क वाले मिलने चाहिए सर। लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग तो नहीं होती ना सर? अभी देखो सर, हम अभी डे में आए हैं, डे में ड्यूटी में आए हैं। हम अभी आए 8 बजे, तो उसके बाद ही आएंगे। कार्रवाई कर रहे हैं। ये देखिए पुलिस की जो टीम है यहाँ पहुँची है, अभी कह रहे हैं कि मैं मॉर्निंग शिफ्ट में आया हूँ, इसलिए जो है अब कार्रवाई करना शुरू किया है। लेकिन नाइट कर्फ्यू प्रशांत सुबह 7 बजे तक होता है, उससे पहले ये मंडी लग जाती है, यानी नाइट कर्फ्यू का भी उल्लंघन यहाँ पर किया जाता है। पुलिस की टीम जो गाड़ियां हैं वो इसी तरह से पहुंचती हैं, मास्क की कार्रवाई करती हैं और उसके बाद फिर जो है वो यहाँ से नदारद हो जाती हैं। और इस तरह की अगर दलीलें दी जाती रहेगी जिसमें चूक है, लापरवाही है, तो ये लापरवाही कोरोना तो बढ़ाएगी ही। और इसीलिए सभी को सचेत होने की जरूरत है, जिनकी जो ड्यूटी है वो पूरी जरूर की जाए। लेकिन कई राज्यों में इसकी वजह से दिक्कत भी सामने आ रही है। गुजरात में भी ऐसा ही देखा जा रहा है, जहां कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और इसीलिए सरकार की, प्रशासन की मुश्किलें भी गुजरात में बढ़ती चली जा रही है। एक दिन में ही 24 घंटे के भीतर 2815 कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं, जबकि एक ही दिन में 13 लोगों ने कोरोना की वजह से अपनी जान भी गंवाई है। अहमदाबाद में एक दिन के भीतर ही 656 नए केस सामने आए, सूरत में 687, वडोदरा में 384। लगातार ऐसे कई और जिले हैं जहां कोरोना के मरीजों की तादाद बढ़ती चली जा रही है और लापरवाही एक बड़ी वजह मानी जा रही है। अलग अलग राज्यों को केंद्र सरकार की ओर से दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं कि आप नियमों का सख्ती से पालन करवाएं, जरूरत महसूस हो तो अपने स्तर पर नई गाइडलाइंस जारी भी कर सकते हैं और सख्ती के साथ। रवि, लेकिन आखिर क्या वजह है कि कोरोना के मामले कई राज्यों में बढ़ते चले जा रहे हैं?
केंद्र की ओर से कोई नई तैयारी? केंद्र की तरफ से बस यही है, जैसा कि मैं पहले भी जिक्र किया कि सख्ती, और दूसरी बात यह है कि क्योंकि केंद्र सरकार बार बार यही कहती है कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो राज्यों के अधीन आती हैं और राज्यों का मैटर होता है, यानी कि किस राज्य में किस तरीके से वहां पे डेवलप करना है, अस्पताल किस तरीके डेवलप करना है, कोविड के रूप में उनको कन्वर्ट करना है या फिर वहां पर सख्ती बरतनी है। जैसे मसलन अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र सरकार और बीएमसी वहां पर काम करेगी, राजस्थान में राजस्थान सरकार करेगी, छत्तीसगढ़ में वहां करेगी, दिल्ली में दिल्ली सरकार करेगी। तो ये तमाम चीजें हैं वो राज्य सरकारों के अधीन है। केंद्र सरकार गाइडलाइन तय कर सकती है, कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध करा सकती है बीच बीच में, क्योंकि एम्स के डॉक्टर जो फोन के जरिए उनको तमाम जो गाइडेंस देते हैं, क्योंकि ये एक टीम बनाई गई है, एक्सपर्ट टीम बनाई गई है केंद्र सरकार की तरफ से जो पूरी तरीके से मॉनिटरिंग करती है। यह भी कहा गया था कि 2 दिन पहले राज्यों की तरफ से वहां के जो बड़े डॉक्टर हैं वो संपर्क कर सकते हैं ये इस एक्सपर्ट टीम से। अब ये कहा गया है कि रोजाना वो एक्सपर्ट टीम जो है संपर्क कर सकते हैं किसको कैसे कंट्रोल करा जाए। तो केंद्र सरकार की लगातार यही कोशिश है कि राज्यों को असिस्ट किया जाए, उनको गाइडेंस दिया जाए। केंद्र की ओर से तो दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, हर संभव मदद की भी बात कही जा रही है, लेकिन अब अपनी अपनी जिम्मेदारियां हर किसी को समझनी है और तभी जाकर कोरोना पर लगाम लगाया जा सकता है। सबसे बड़ा दंगल पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव और सियासत में आरोप प्रत्यारोप के बीच हिंसक वारदातों की भी खबरें आ रही है। एक ऐसी ही खबर पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना से आ रही है। कुछ लोगों ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के मकान में तोड़फोड़ की और उसे आग के हवाले कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग के कर्मचारी भी मौके पर पहुंचे। इसके बाद अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगे कार्रवाई की बात पश्चिम बंगाल पुलिस कह रही है। उत्तर 24 परगना की ये तस्वीरें, जहां चुनाव लगातार एक एक कर अगले चरणों की ओर बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन ऐसी ही हिंसा की घटनाएं भी बढ़ती चली जा रही है। 2 चरणों तक लगभग शांतिपूर्ण हुआ मतदान, लेकिन अब जैसे ही तीसरे चरण का मतदान करीब है, हिंसा की वारदातें और शिकायतें। इसी कड़ी में बीजेपी कार्यकर्ता के घर पर हमला हुआ, उसे आग के हवाले कर दिया गया। ना सिर्फ उनके घर में आग लगाई गई, कई गाड़ियों में भी आग लगा दी गई और बीजेपी की ओर से शिकायत की गई है कि टीएमसी की कार्यकर्ताओं ने इस हिंसक वारदात को अंजाम दिया है। इधर एक आर्सन इंसिडेंट हुआ था कल रात को, उसमें 3 गाड़ी जल गया, तो उसमें हम लोग के पास कंप्लेंट आया अननोन पर्सन्स का अगेंस्ट। अभी हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, होपफुली माने इमीडिएटली उसका अरेस्ट हो जाएगा। टीएमसी के गुंडागर्दी का निशानी है। यहाँ पर कुछ मीडिया के लोग, आप ही के भाई बंधु यहाँ रुके हुए थे, वो हम लोग का प्रोग्राम कवर किए कल रात। इसी रंजिश में टीएमसी आकर के यहाँ पर जो गाड़ियाँ पार्क थी और मोटरसाइकिल पार्क थी उस पर आग लगा दिया। टीएमसी के गुंडे थे। तो हमारी बात हुई है डीजीपी से, उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि जो भी गुंडे थे उनको चिन्हित किया जाएगा और उनको गिरफ्तार किया जाएगा, और ये होगा। केंद्रीय मंत्री भी ये कह रहे हैं कि जो भी बीजेपी के समर्थन में आता है या सभाओं में शामिल होता है, उसके साथ इसी तरह की हिंसक घटनाएं सामने आती है, मारपीट की जाती है और आरोप सीधे टीएमसी पर बीजेपी की ओर से लगाया जा रहा है। लेकिन ये सिर्फ एक जगह नहीं, कई और जिलों में भी इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। पूर्वी मेदिनीपुर में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ जमकर मारपीट हुई है और इलाज के लिए इन घायल कार्यकर्ताओं को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घायल लोगों ने आरोप लगाया है कि उनके साथ टीएमसी के कुछ कार्यकर्ताओं ने इस तरह की मारपीट की है कि आखिरकार उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा है। पूर्वी मेदिनीपुर की यह घटना है जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला किया गया है। किसी के सिर में चोट है, किसी का हाथ घायल नजर आ रहा है, लेकिन ऐसे कार्यकर्ताओं का सीधा आरोप टीएमसी पर ही है। बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि दरअसल जहां कहीं भी बीजेपी के कार्यकर्ता कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं, टीएमसी कार्यकर्ता उन्हें निशाना बना लेते हैं। इसके बाद शिकायतों का दौर चलता है, आरोप प्रत्यारोप की सियासत हो रही है। लेकिन ऐसे में जबकि विधानसभा चुनाव एक के बाद एक अगले चरण की ओर बढ़ रहा है, हिंसा की घटनाएं भी बढ़ती दिखाई दे रही है। बंगाल चुनाव में बीजेपी और टीएमसी के बीच आरोप प्रत्यारोप लगातार,
लेकिन इस बीच बीजेपी ने टीएमसी पर बोला है अब तक का सबसे बड़ा हमला। बीजेपी ने एक ऑडियो टेप का हवाला देते हुए टीएमसी पर कई गंभीर आरोप जड़े हैं। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि कोयला घोटाले के नाम पर टीएमसी ने वसूली का टारगेट दे रखा था। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आरोप लगाया कि उगाही स्कैंडल करीब 900 करोड़ से 1000 करोड़ रुपए तक का है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की नाक के नीचे यह भ्रष्टाचार हो रहा है, कटमनी ली जा रही है और उगाही का स्कैंडल चल रहा है। बीजेपी ने इसके लिए बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, एक ऑडियो टेप जारी किया गया है। निशाने पर ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को लिया गया कि किस तरह से कमीशन का पैसा इन तक पहुंचता था और करोड़ों रुपए के कमीशन का आरोप बीजेपी ने लगाया है ममता सरकार पर, उनके परिवार पर, टारगेट पर उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सीधे ममता बनर्जी पर हमला बोला, वसूली रैकेट चलाने का उन्होंने आरोप लगाया है। ये उगाही, ये भ्रष्टाचार, ये तोलाबाजी, ये सिंडिकेट राज, ये मुख्यमंत्री की आंखों के सामने हो रहा है और उनके भतीजे के खासम खास विनय मिश्रा उगाही एजेंट बन के सबसे डिमांड कर रहे हैं। ये विनय मिश्रा, विकास मिश्रा, अशोक मिश्रा बताया जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी के बड़े खासम खास हैं और इस स्तर पे उगाही है कि टारगेट दिए जा रहे हैं एक्सटॉर्शन के। इस महीने का टारगेट 40 करोड़। ये जो पूरा उगाही स्कैंडल कहना गलत नहीं होगा, बताया जा रहा है करीब 900 करोड़ से 1000 करोड़ रुपए तक का है। ममता बनर्जी सरकार पर उगाही स्कैंडल का आरोप लगाकर बीजेपी हमलावर है टीएमसी पर। और इसी कड़ी में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने भी एक ट्वीट किया है। ममता बनर्जी सरकार पर हमला उन्होंने बोला है। कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट करते हुए लिखा है, पीसी और भाईपो की करामात। जो ये जानना चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता राज के दौर में उनके परिवार ने क्या किया, काला पीला किया है, वे ये पढ़ लें। ये तो सिर्फ एक इशारा है, अभी और परतें खुलना बाकी है, जो प्रदेश में बीजेपी सरकार बनने के बाद खुलेगी। असल परिवर्तन होकर रहेगा। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट कर ममता सरकार पर हमला किया। खबरों के इस अथाह सागर में न्यूज 18 एक बार फिर करोड़ों दर्शकों की कसौटी पर खरा उतरा है। ENBA अवार्ड के दौर में न्यूज 18 की झोली में एक साथ 50 से ज्यादा पुरस्कार आए हैं। Congratulations News 18 India. This is time. It is for 100 बात की एक बात, किशोर अजवाणी। ENBA अवार्ड में न्यूज 18 की धमक। So अमीश देवगन for आर पार। न्यूज 18 की झोली में कई अवार्ड। फिर लहराया न्यूज 18 का परचम। Let's make some noise for News 18 India, please, for the first bronze that we have in this subcategory of the Best In-Depth Series. सवाल जब जन सरोकार से जुड़े मुद्दों को उठाने का हो तो न्यूज 18 विश्वास का दूसरा नाम है। नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का वक्त। 100 बात की एक बात का। देखिए बाबूजी खा रहे हैं। तुम्हें तो मजा आ रही है। जा कहाँ रहे हो? कहाँ जा रहे हो? तुम्हारा कहाँ जा रहा है मास्क? सवाल जब खबरों में पारदर्शिता और सच दिखाने का हो तो न्यूज 18 ही सबसे बड़ी पहचान है। अकाली दल और कांग्रेस ने पाकिस्तान में ननकाना साहिब समेत सिख समुदाय को निशाना बनाने की शिकायत विदेश मंत्री से की। इसी पहचान, इसी भरोसे और इसी विश्वास ने एक बार फिर खबरों की दुनिया में न्यूज 18 को एक साथ कई सम्मान दिलाए हैं।
ENBA यानी एक्सचेंज फॉर मीडिया न्यूज ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड समारोह में न्यूज 18 की झोली में एक के बाद एक कई अवार्ड आए। उन्हीं में से एक अवार्ड हासिल हुआ न्यूज 18 इंडिया के मैनेजिंग एडिटर किशोर अजवाणी को। बेस्ट एंकर हिंदी इट गोज टू न्यूज 18 इंडिया किशोर अजवाणी। 100 बात की एक बात। किशोर अजवाणी को एंकरिंग के तमाम मानकों पर खरा उतरने के लिए बेस्ट एंकर के सम्मान से नवाजा गया। अवार्ड है ना, दिस अवार्ड इज एक्चुअली में 100 बात की एक बात है कि दिस अवार्ड रियली गोज टू किशोर, क्योंकि पूरी आइडियोलॉजी, पूरा कंसेप्ट, एवरीथिंग हैज बीन लाइक डिसाइडेड बाय हिम। नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का, वक्त 100 बात की एक बात का। खबरों की दुनिया में प्राइम टाइम की गंभीरता को न्यूज 18 ने एक अलग मकाम तक पहुंचाया है। खबरों के शोर शराबे से इतर 100 बात की एक बात जैसे 1 घंटे के शो ने करोड़ों दर्शकों के बीच अपनी एक खास पहचान बनाई है। यही वजह है कि ENBA ने अपनी तमाम कसौटियों में 100 बात की एक बात को बेस्ट प्राइम टाइम शो के खिताब से सम्मानित किया। विश्वसनीयता इस शो के अंदर और उस चेहरे के अंदर, किशोर अजवाणी के अंदर, दर्शकों के लोगों की बनी हुई है, बरकरार है, और एक अवार्ड उसी सोच को और उसी नजरिए को। A special jury mention in this category. Mr. Amish Devgan, can we request him right here on stage, please? इसके अलावा स्पेशल जूरी बेस्ट टॉक शो का अवार्ड लोकप्रिय एंकर अमीश देवगन को दिया गया। न्यूज 18 इंडिया की अगर हम बात करें तो भैया जी कहीं से शुरू होती है और आर पार होता है, उसके बाद 100 बात और साजिश, सारे तमाम हमारे जितने भी प्रोग्राम हैं सबको ये अवार्ड हमें मिला है। भैया जी कहीं, भैया जी कहीं। जन सरोकार के मुद्दों को गंभीरता से और एक अलग ही अंदाज के साथ उठाने वाले शो भैया जी कहीं को नंबर 1 शो का पुरस्कार दिया गया। Congratulations, News 18 India for Bhaiya Ji Kahin. Let's make some noise for News 18 India, please, for the first bronze that we have in this subcategory of the Best In-Depth Series Hindi. जबकि बेस्ट शो आइडेंटिटी के रूप में एक बार फिर भैया जी कहीं को सम्मानित किया गया। भैया जी कहीं देश का सबसे लोकप्रिय शो है, जनता का शो है, और जनता ने इसे जो प्यार दिया है लगातार दूसरे साल, उसके लिए पूरी जनता का आभार। ये दिल का शो है, दिमाग का नहीं, इमोशन बहुत है और इसलिए ये चलता है। साल के बेहद चर्चित शो सुशांत की सत्य कथा के लिए आशीष पांडे को बेस्ट न्यूज प्रोड्यूसर का पुरस्कार दिया गया। बेस्ट प्रोड्यूसर का अवार्ड दरअसल चैनल का अवार्ड होता है और ये दिखाता है कि कैसे न्यूज़ 18 इंडिया ने पिछले 5 सालों में अपना वो मुकाम हासिल किया कि आज हम 50 अवार्ड जीते हैं। एक था राजा, एक थी रानी, राजा मर गया और शुरू हुई एक नई कहानी। डार्क नेट पर ड्रग्स के सिंडिकेट का भंडाफोड़ करने वाले न्यूज 18 इंडिया के ऑपरेशन ट्रांस को बेस्ट लेट प्राइम टाइम शो का खिताब दिया गया। Radhika Khera, National Media Coordinator, India, Indian National Congress. Can we have a round of applause for that, please? Ram Mohan Sundaram, Country Head. डार्क नेट के शातिर पर न्यूज 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आज हम आपके सामने एक ऐसे गोरख धंधे को बेनकाब करेंगे। न्यूज 18 की झोली में बेस्ट वीडियोग्राफी का भी अवार्ड आया। करम सिंह और दिनेश नागर को अपने शानदार कैमरा स्किल और वीडियोग्राफी की वजह से नंबर 1 का खिताब दिया गया। ये अवार्ड मेरा ही नहीं है, ये पूरी टीम का अवार्ड है, पूरे कैमरा टीम का अवार्ड है, पूरे प्रोडक्शन टीम का अवार्ड है। तो बस न्यूज़ 18 का धन्यवाद, भैया जी कहीं टीम का धन्यवाद। कोरोना काल में जनसामान्य के संवेदनशील मुद्दों को उठाने वाला प्रोमो सन्नाटा अच्छा है को बेस्ट प्रोमो का खिताब दिया गया। ENBA अवार्ड में न्यूज 18 को मिला ये सम्मान बताता है कि किस तरह से न्यूज चैनलों की आपाधापी में न सिर्फ न्यूज 18 ने पूरी पारदर्शिता के साथ खबरों को दिखाया है, बल्कि खबरों के उस भरोसे को भी कायम रखा है जिसकी ख्वाहिश अक्सर देश के करोड़ों लोगों को होती है। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है
कोरोना के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बेहद अहम बैठक इस वक्त चल रही है। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बैठक बुलाई है। देश में कोरोना के मामले जिस तेजी से बढ़े हैं, उसके बाद ये बेहद अहम बैठक मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे मामले में वरिष्ठ अधिकारियों से जानकारी ले रहे हैं और आगे की रणनीति बनाकर कुछ नए ऐलान की भी उम्मीद की जा रही है। रवि हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रवि, किन मुद्दों पर यह चर्चा हो रही है, क्या उम्मीद की जाए इस बैठक से? ये बैठक खास तौर पर उस चीज को लेकर है, ये हाई लेवल की मीटिंग है क्योंकि खुद प्रधानमंत्री इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं और देश में कोरोना के केसेस लगातार जो बढ़ रहे हैं, एक तो उस चीज को लेकर समीक्षा बैठक है और दूसरी बात ये है कि वैक्सीनेशन की स्थितियां हैं, क्योंकि अभी तक ये देखा गया है कि 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन दी जा रही है। तो क्या इस एज में कोई बदलाव करने की इस समय जरूरत है या नहीं है? क्योंकि 45 से ऊपर के लोगों की तादाद देश में 34 करोड़ एक अनुमान के मुताबिक लगाई जा रही है और जिस तरीके से देश भर में केस बढ़ रहे हैं, तो उस पर सरकार ये भी विचार कर रही है कि एज वो उसको कम किया जाए, मसलन 45 से नीचे वालों को कब वैक्सीन दी जाएगी, इसको लेकर भी सरकार भी सभी की निगाहें हैं रवि कि आखिर इस बैठक में कौन कौन से ऐसे अहम फैसले होते हैं जो कोरोना पर लगाम लगाने में और कारगर हो सकते हैं। इस पर लगातार बनी रहेगी